हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 क्लासेस। ये हमारा थर्ड पार्ट है, द चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें हमने जैसा कि नेक्स्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे मॉडर्न मशीनरी यूज़ करके हम सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। उसके अलावा भी हम जो HIV सीड्स है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, लेट डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग में क्या अंतर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग में हम लोग एक ही पीस ऑफ लैंड में हम मल्टीपल क्रॉप्स लगाते हैं विद इन ए ईयर। एक साल के अंदर हम एक ही ज़मीन मतलब एक ही पीस ऑफ ज़मीन के अंदर हम मल्टीपल क्रॉप्स लगाते हैं। जैसे कि खरीफ, रबी, ज़ैद, ये तीनों क्रॉप हम अगर लगाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडर्न मशीनरी यूज़ करते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चरल इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, HIV सीड्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंदर आता है। देन नेक्स्ट हमें क्या देखना है, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्सेस इन इंडिया आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इन यूनिट्स ऑफ मिलियन टन्स। ये जो आपको टेबल दिख रहा है, टेबल 1.2, ये हमें शो करता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वाला प्रोडक्शन कितना कितना प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दोनों दिखाया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग बेस ईयर लेते तो ये लिया है 1965 to 66। उस साल हमारा पल्सेस कितना था, 10 मिलियन टन्स प्रोड्यूस हुआ था, और व्हीट कितना था, 10 मिलियन टन्स। अगर हम 23-24 की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 24.5 मिलियन टन्स है और 113 मिलियन टन्स व्हीट है। आपके पास अगर पुराना बुक है तो आपके पास अपडेटेड डाटा नहीं हो सकता है। तो आपके पास जो भी डाटा हो आप उसी को अपडेट डाटा हिसाब से ले सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय फार्मर्स यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल पूछा गया है, ना कि आपका फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स जो फार्मर को चाहिए होगा उसके खेती को एग्जीक्यूट करने में या फिर फार्मिंग को एग्जीक्यूट करने में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। जैसे कि ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर के अंदर फ्यूल डलता है, वो फ्यूल क्या होगा, डीजल उसको चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा, सीड्स खरीदने के लिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये सब चाहिए होंगे। किसके लिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए। देन अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर, वाई। अगर आप ये क्वेश्चन को समझे तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में फार्मर को, किसानों को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत क्यों होती है वजह ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड में पैसों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता था, पैसा उतना रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि सब ट्रेडिशनली अवेलेबल था। काव डंग ईजिली गाँव में अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें पैसा खर्च करना नहीं पड़ता था। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है, हमें मॉडर्न मशीन्स चाहिए होती है। इरिगेशन के लिए हमें पंप सेट्स चाहिए होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं। तो वो तो केमिकल फर्टिलाइज़र तो घर पे बनते नहीं, वो हमें कहाँ से लाने पड़ते हैं, दुकान से लाने पड़ते हैं या फिर फैक्ट्रीज से लाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड थोड़ा सा कॉस्टलियर हो जाता है, इसीलिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम हमेशा कमर्शियलाइज क्रॉप लगाते हैं जिसको हम बाज़ार में बेच सकें। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, उस मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो लैंड को जो सॉफ्ट करेगा, जैसे कि हम लोग मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो भी प्रोसेस यूज़ करेंगे, पावर टिलर या फिर ट्रैक्टर यूज़ करेंगे, तो वो मशीनरी चाहिए होगा, उसको हम ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मॉडर्न फार्मिंग में हमें कैश की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और यहाँ पे सजेस्टेड एक्टिविटी दिया है, सजेस्टेड एक्टिविटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे है नहीं।
फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विल दी लैंड सस्टेन। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, सस्टेन। आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सुनते आ रहे हैं बचपन से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है एक्चुअली? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है या फिर ऐसी उन्नति होती है जिसमें हम अपने जनरेशन को जो चाहिए वो तो दे ही रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी थोड़ा सा पार्ट बचा के रखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन के साथ ही पूछा गया है, विल दी लैंड सस्टेन, यानी कि लैंड क्या आप जब बड़े हो जाएंगे तब तक लैंड अवेलेबल रहेगा? तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पे। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। ज़मीन नेचुरल रिसोर्स है, उसको हम घर पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो नेचर के द्वारा ही हमें प्रोवाइडेड है और लिमिटेड अमाउंट में प्रोवाइडेड है। ऐसा नहीं कि लैंड ही लैंड है। जैसा कि आपको पता होगा अर्थ का मोस्ट ऑफ द सरफेस वाटर ही है, लैंड सिर्फ लिमिटेड एरियाज़ में ही है। तो इसीलिए लैंड हमेशा क्या हो जाता है? स्कैर्स रिसोर्स पे आता है, उसको हम रातों रात एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो सस्टेन होगा कि नहीं होगा वो हमें पूछा गया। तो चलिए डिस्कस करते तो पता चलेगा। It is necessary to be carefully in its use. Scientific reports indicate that modern farming methods have overused the natural resource base. अब लैंड तो नेचुरल रिसोर्स है और उसको हमें क्या संभाल के यूज़ करने को बोला गया है। और हम लोग ये, आप लोगों ने अगर क्लास 5-6 में अगर ईवीएस पढ़ा होगा तो हमें ये सिखाया गया है कि ज़मीन क्या, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के चलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा फ्यूचर में हमें वो नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली वो बात ज़मीन के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आप केयरफुली ज़मीन को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन लैंड हमारे पास ज़मीन रहेगा ही नहीं। मतलब खेती करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए लैंड रहेगा ही नहीं। बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ बन जाएंगे, इमारतें बन जाएंगी, तो आप खेती कहाँ करेंगे? और खेती के लिए हमें किस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा? अलग कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो कि बहुत बुरी बात है या फिर बहुत इलॉजिकल नहीं, मतलब बहुत गलत बात है, क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट रहेंगे। और साइंटिफिक रिपोर्ट हमें ये भी इंडिकेट करता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो कि हम लोग अब अभी यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स ओवर यूज़ हो रहे हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अब मैंने बोला ही था पहले, मॉडर्न फार्मिंग में क्या चाहिए? हाई लेवल ऑफ इरिगेशन, यानी कि मिट्टी को पानी ज़्यादा चाहिए। उसके लिए क्या होगा, हमें बोरवेल करके ज़मीन के नीचे से पानी को निकालना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर होगा। जैसे कि आप एग्जांपल पंजाब ले लीजिए। पंजाब में क्या हो रहा है कि वहाँ पे खेती जो पहले होती थी अभी कम गई है। क्यों कम हो गई? क्योंकि वहाँ पे वाटर लेवल ग्राउंड लेवल वाटर बहुत ही नीचे चला गया है, क्योंकि उन लोग के पास पंप सेट से या फिर ट्यूबवेल से वो लोग पानी इतना यूज़ किया है उन्होंने कि ग्राउंड लेवल वाटर बहुत ही नीचे चला गया है। उसके वजह से क्या हो रहा है, वो लोग पंप सेट अगर ऑन भी कर रहे हैं तो पानी ऊपर नहीं आ रहा है ज़मीन तक। तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो रहा है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है, इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया भी था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, HYV सीड्स आए थे। और HYV सीड्स क्या होता है, उसमें हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड या फिर नॉर्मल सीड्स। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ ज़मीन है, वो बंजर होती होती जा रही है। उसके वजह से क्या हो रहा है, खेती कम हो गई है। और कंटिन्यूस यूज़ ऑफ, ये तो हमने डिस्कस किया, ये कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अगर आपको वाटर टेबल जानना है तो वाटर टेबल हमारे ग्राउंड वाटर में वाटर टेबल होते हैं, मतलब वाटर के स्लैब्स होते हैं। हम लोग अगर उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वाटर वहाँ पे क्या होता है, उसका साइकिल पूरा नहीं हो पाता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, अगर आप ओवर यूज़ कर देंगे तो आपको पानी नीचे से नहीं मिलेगा, ग्राउंड वाटर पानी नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए ओवर यूज़ ऑफ इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन, उसके वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल डिस्टर्ब हो रहा है। और ये सब चीज़ें अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो इसको दोबारा रिस्टोर करना मुश्किल है, क्योंकि ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन क्वांटिटी।
जैसे पेट्रोलियम, अगर उसको हम ज़्यादा यूज़ करते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोल रहेगा ही नहीं हमारे पास। इसलिए अभी गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, ईवी पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो अभी पूरा एप्लीकेबल नहीं है, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे वो एप्लीकेबल और प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाएगी उसकी। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सजेस्टेड एक्टिविटी, इसमें क्या है। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर मैगजीन राइट ए लेटर टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये उतना ज़रूरत है नहीं, हम इसके बारे में डिस्कस ना करें तो ये अच्छा है, या आप क्लासरूम में डिस्कस कीजिएगा। हाँ, ये बॉक्स में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला गया है। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट, बट दिस मे नॉट बी रिटेन इन दी soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater. Groundwater, rivers and lake chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms. They are तो इस बॉक्स में हमने जैसा कि देख सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो कि हम यूज़ करते हैं कल्टीवेशन के लिए या फिर खेती के लिए, तो वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या होता है, किसान लोग पानी पे मिक्स करके स्प्रेड करते हैं। इस बॉक्स में हमें वही बोला गया है, लेकिन वो सॉइल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता या फिर नहीं रहता है। वो कहाँ से एस्केप हो जाता है, वो ज़मीन से होके ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर में भी जाता है, रिवर्स लेक सब में चला जाता है। उसके वजह से क्या होता है, जो ज़मीन पे जो गुड बैक्टीरियाज हैं, अब जैसा कि आपको पता होगा कि ज़मीन में गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज दोनों होते हैं। इनफैक्ट हमारे हाथ में भी गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज होते हैं। अगर आप ज़्यादा हैंड वॉश या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड वॉश से अगर आप धोएंगे तो आपका हाथ रफ़ हो जाता है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया सब चले जाते हैं। और हमारे हाथ में जो गुड बैक्टीरिया है वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। इसीलिए हमें हमेशा हाथों से खाना खाना चाहिए, ना कि चम्मच से। अगर चम्मच से खाएंगे तो गुड बैक्टीरिया तो आप रहेगा नहीं, तो डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। तो वो एक फैक्ट था जो हमने बीच में पढ़ लिया। चलो अब कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है, जो ज़मीन पे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देता है, और साथ ही साथ क्या होता है, वो उससे ज़मीन से रिस्क कर कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है। वहाँ जाके क्या करता है, वो पल्यूट करता है। पल्यूट करने से क्या होता है, जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या करता है, हार्म करता है और अफेक्ट करता है उनको। उसके वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। और अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स तो हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर बनती जाएगी, क्योंकि उसमें जो गुड बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, वो इनफर्टाइल बन जाएगा। इसीलिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो हमें कम से कम यूज़ करने चाहिए। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन दी कंट्री। ये तो नॉर्मल सी बात है, पंजाब में सबसे हाईएस्ट ही होगा, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो थोड़ी सी समय के साथ साथ बंजर होती होती जा रही, इनफर्टाइल होती जा रही है फर्टाइल से। तो इसीलिए उनको उगाने के लिए, उनको और खेती को अच्छे से प्रोड्यूस करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके अलावा खेती करने का कोई ऑप्शन है भी नहीं उनके पास। चलो ये बॉक्स में उतना तो था नहीं। अब ये पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। क्या आप बता सकते हैं कि किस चीज़ का पिक्चर यहाँ पे हमें बुक में दिखाया गया है? ये दिखा गया है हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ज़मीन के टुकड़े हैं, किन किन का ज़मीन बहुत बड़ा है और किन किन का ज़मीन बहुत छोटा है। छोटा मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे हैं। उसका मतलब क्या है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इक्वल नहीं है। इक्वल होता तो सबको बराबर 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 मिलता है। यहाँ पे क्या है, छोटे 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 डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। और अगर मैं एग्जांपल लूँ, आसाम में भी कुछ इसी हाल का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या फिर कल्टीवेटेड एरिया का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हमें
पालमपुर विलेज का दिखाया गया है। मैं आपको आसाम का भी बोल देता हूँ, आसाम का भी सेम ऐसा ही है। और आपका मेन क्वेश्चन ये है कि हम लोग लैंड को डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे हिसाब से क्यों उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा ज़मीन है, ये सब मेरा ज़मीन है, लेकिन मैंने ये छोटा ऐसे डिवाइड कर दिया, सेल्स बना दिए, क्यों। इसका मेन रीज़न है क्योंकि मैं आसाम को रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे क्या है, इरिगेशन सिस्टम नहीं है। हम लोग टोटली मानसून पे डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए। अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से क्या होता है, इसमें जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा इवापोरेट होगा बहुत जल्दी, और मेरा ज़मीन क्या होगा, सूख जाएगा, यानी कि ड्राउट पड़ जाएगा, यहाँ पे ड्राउट आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि जो ज़मीन में जो वाटर कंटेंट है वो बराबर रहे। इससे क्या होगा कि इवापोरेट कम होगा, और इवापोरेट कम होने से ज़मीन में वाटर रिटेन रहेगा, यानी कि रुका रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हालांकि इसका ड्रॉबैक ये है कि हम यहाँ पे मॉडर्न मशीनरीज जैसे कि थ्रेशर, कॉम्बाइन हार्वेस्टर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर भी यूज़ नहीं किया जा सकता, यहाँ पे सिर्फ छोटे पावर टिलर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर घूमने के लिए जगह होता नहीं है उतना। और कॉम्बाइन हार्वेस्टर जैसा कि आपने देखा भी होगा या फिर आपको पता होगा कि उसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, कल्टिवेटेड पालमपुर का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें यहाँ पे दिखाया गया है। आप ऐसा पकड़ सकते हैं कि जो बड़े बड़े लैंड है ये सब बड़े विलेजर्स के होंगे, या फिर बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वहाँ पे उनके होंगे, और ये छोटे जो पार्ट्स हैं ये सब हो सकता है एग्रीकल्चर लेबर्स या फिर एग्रीकल्चर वर्कर्स के हों, छोटे लोगों के, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस पर अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ये हमने डिस्कस किया है कि उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जैसा कि हमने ये भी पढ़ा था कि पालमपुर में हर कोई एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं है, किसी के पास खुद का ज़मीन है तो किसी के पास नहीं भी है। तो उसके लिए हमें ये बताया गया है कि वहाँ पे लोग खेती या फिर उनका लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि देयर आर इन पालमपुर अबाउट 30 ऑफ थर्ड ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी कि जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। 150 फैमिलीज जो कि होते हैं उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, यानी कि वो लोग मोस्ट ऑफ जो लोग हैं 150 फैमिलीज़ में से वो बहुत सारे दलित्स हैं। दलित्स मीन्स लोअर कास्ट के लोग, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, यानी कि जो बचे 240 फैमिलीज़ हैं उनके पास स्मॉल लैंड्स हैं, जिसमें वो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड जिसमें वो खेती करते, जैसे कि ये जो स्मॉल प्लॉट्स देख रहे हैं आप, ये उनके खेती करने उनकी ज़मीनें हैं जो बची कुची 2 फैमिलीज है। लेस देन 2 हेक्टर्स, ये 2 हेक्टर्स से कम ज़मीनें हैं। और कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम। आप ये खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये इसके बाजू में ही ये जो आप ज़मीन देख रहे हो ये जितना प्रोड्यूस करके देगी, ऑब्वियस सी बात है ये ज़मीन उतना प्रोड्यूस करके नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है और उनका प्रोडक्शन हमेशा कम ही रहेगा बड़े वाले से। तो इसीलिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर एडिक्वेट इनकम जनरेट नहीं कर सकता। ये बॉक्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये बॉक्स। और ये इम्पोर्टेंट है, ये हम अपने टॉपिक में वापस चलते हैं। यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। ये हमने पिक्चर में आपको शो भी किया मैंने, और आपने देखा भी कि कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है, वो एक साथ नहीं है। और ये भी हमने देखा कि जो बाकी के ज़मीन है वो कुछ बहुत बड़े लार्ज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए आप कितने लार्ज एरियाज़ हैं। तो ये सब का इनकम जो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस प्लॉट्स। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा। और किसी फार्मर्स के पास 2 हेक्टर से ज़्यादा और किसी के पास तो 10 हेक्टर से भी
ज़्यादा का ज़मीन है। और गांव में नॉर्मली ये देखा जाता है कि किनके पास बहुत कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं। हमें क्या दिखाया गया है यहाँ पे पिक्चर में? वर्क ऑन द फील्ड, wheat crop, plowing by blocks, sowing, spraying of pesticides, cultivation by traditional method, cultivation by modern method and cutting of crops। यहाँ पे हमें खेती के प्रोसेसेस दिखाए गए हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलॉक कार्ट से पहले लैंड को प्लाउइंग किया जा रहा है, यानी कि ज़मीन को सॉफ्ट बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे हम बीज लगा सकें। यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है। उससे बाद यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पानी स्प्रे सीड्स को दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पानी दिया जा रहा है, स्प्रिंकल किया जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? इरिगेशन या फिर वाटर। फिर ये कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड, ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये वाला मॉडर्न मेथड है। और यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? हु विल प्रोवाइड दी लेबर, यानी कि लेबर आपको कौन देगा, यानी कि काम कौन करेगा आपके फील्ड में। क्योंकि आपके पास ज़मीन है, आपके पास मशीन्स हैं, आपके पास मॉडर्न टेक्निक्स है, लेकिन आपके पास काम करने के लिए लोग ही नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे वहाँ पे? तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता चले कि लेबर्स आपको कौन देगा। आफ्टर द लैंड लेबर इज़ नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास ज़मीन है, सब चीज़ है, लेकिन लेबर्स नहीं है तो ये यूज़लेस बात है, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट्री में अगर आप अकेले करने की सोच रहे हो तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने फैक्ट्री देखा होगा कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा कि फैक्ट्री में जो भी काम होता है वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। वो एकदम प्रोडक्शन लाइन बोलते हैं उससे। वहाँ पे जिसको जो काम बोला गया है वो वही काम करेगा। अगर वहाँ पे एक ही आदमी होता अगर सब काम करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे। तो फार्मिंग, जैसा कि आपको पता है, वो फार्मिंग में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आपने अगर गांव में देखा होगा तो फार्मर्स अकेले कुछ नहीं करता, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं काम करने के लिए, और अकेले ये पॉसिबल है भी नहीं। और वो फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है या फिर एक ऐसा काम है जिसमें हार्डवर्क बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप बैठे बैठे काम नहीं कर सकते। आप जैसे कि 9 to 5 जॉब में क्या होता है? आप जाते हैं, एसी के नीचे बैठते हैं, काम करते हैं, अपना लैपटॉप खोला, कंप्यूटर खोला, उसमें काम किया, बस। लेकिन फार्मिंग ऐसा नहीं है। फार्मिंग करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको धूप के नीचे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए वो हार्डवर्क, वहाँ पे बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो हर कोई वो काम नहीं कर सकता। और स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो तो लेबर को हायर नहीं कर सकते या फिर लेबर का खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो लोग क्या करते हैं? वो अपने फैमिली के साथ मिलकर अपना स्मॉल पीस ऑफ लैंड कल्टीवेट करते हैं, उनका खुद का फील्ड, और वही अपने लेबर प्रोवाइडर हो जाते हैं। खुद के ज़मीन पे खुद ही लेबर प्रोवाइडर हो जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके पास ज़मीन कम है तो वो तो लेबर लगा के कोई काम नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके पास लैंड होल्डिंग या फिर ज़मीन बहुत कम है। तो वो क्या करेगा? खुद के ज़मीन में खुद ही काम करेगा। उससे क्या होगा कि वो खुद ही खुद के लैंड का लेबरर बन जाएगा। और जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो बाहर से लेबरर को हायर कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं या फिर उनको काम पे लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, उस हिसाब से वो उतना इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स है वो उतना इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक किसान था, उसके पास लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर थी, तो उससे प्रोड्यूस जितना भी हुआ उससे मैक्स ज़्यादा तो उसको लेबर को ही देना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या कर सकता, वो लेबर को हायर नहीं कर सकता। लेकिन जिसके पास लैंड होल्डिंग 10 बीघा से ज़्यादा है या फिर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो वो इजीली फार्मर इजीली लेबर को हायर कर सकता है काम करने के लिए उसके फील्ड पर। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? लेट डिस्कस, आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर 1.6 एंड अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। 1.6 हमें दिखाया गया है, 1.7 है ये, 1.6 इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमें अरेंज करने बोला है, कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकेंड होगा।
तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड में हम पहले क्या देखेंगे, पहले क्या होता है, ये लैंड को सॉफ्ट किया जाएगा, ये फर्स्ट आएगा। सेकेंड क्या आएगा हमारा, ये जिसमें हम लोग सीड्स को वहाँ पे डालेंगे। थर्ड क्या आएगा हमारा, थर्ड आएगा ये स्प्रेइंग, जिससे कि हम प्लांट को डिजीज़ से बचा सके। फिर फोर्थ क्या आएगा हमारा, फोर्थ आएगा हमारा, फर्स्ट ये आएगा सेकेंड ये आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। फिर क्या आएगा हमारा, हार्वेस्टिंग, या फिर ये ज़मीन को पहले टिलेज करते हैं, तो उससे ये हमें अरेंज करना है, या आप डिस्कस करके अरेंज कर लीजिएगा, ये उतना हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्टोरी दिखाया गया है, वो स्टोरी को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फार्मर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या है, डाला एंड रकमिनी आर अमोंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज, यानी कि जैसे कि गांव में होता है कि लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो लोग के पास क्या होता है, काम करने के लिए एक ही ऑप्शन होता है, या फिर उतने एजुकेटेड भी नहीं होते कि वो लोग शहर जाके कुछ अच्छा काम कर सकें, तो वो लोग के पास एक ही ऑप्शन बचता है क्या, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ये डिस्कस है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। देन हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो मेन पार्ट है वो क्या है, क्रॉप ग्रोन ऑन लैंड आर इंस्टेडी दे आर पेड वेजेस बाय फार्मर फॉर हुम दे वर्क। जैसा कि मैंने बोला था, जो जिन लोग के पास खुद की ज़मीन नहीं होती वो दूसरों के ज़मीन पे काम करके देते हैं, काम करते अपना मतलब मैनुअल काम वहाँ पे देते हैं, तो उनके काम करने के बिहाफ पे उनको पैसे मिलते हैं, या फिर वो लोग वेजेस में भी ले सकते हैं और काइंड में भी ले सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज मत होइएगा, वेजेस वो कैश मतलब वो हमेशा वेजेस मतलब पैसे में ही दिया जाता है, जैसे कि पैसों में दिया जाता है, और जो काइंड है वो पैसों के साथ रिलेटेड नहीं है। काइंड मीन्स सपोज उसने एक फार्मर के पास काम करके दिया, एक एग्रीकल्चर फार्मर मतलब एक लैंडलेस लेबरर किसी के ज़मीन पे काम कर लिया उसने, तो वो शाम को जब वो घर जाएगा या फिर जब भी उसका काम पूरा होगा, तो वो जिसके फील्ड में काम किया तो उससे वो बोल सकता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप 2 बोरी गेहूँ या फिर 2 बोरी चावल दे दीजिएगा। तो वो वैसे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको काइंड बोलेंगे। और कभी कभी तो क्या होता है, लेबरर्स को सिर्फ खाने को दिया जाता है, उनको पैसे या फिर काइंड में कुछ दिया नहीं जाता, वैसा भी होता है किसी किसी रीजन में। और क्रॉप टू क्रॉप ये डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि किसी क्रॉप्स में हमें मैनुअल वर्क बहुत चाहिए होता है, किसी क्रॉप में हमें उतना मैनुअल वर्क चाहिए नहीं होता है। और जो एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोज़गार, जो किसान होते हैं या फिर जो खेती करते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट अलग होता है, मतलब वो लोग एक पर्टिकुलर टाइम तक ही एम्प्लॉयड रहते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, थोड़े समय के लिए अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, क्योंकि खेती तो हर साल तो चलती रहेगी, तो हर किसान हर साल खेती नहीं करता। फॉर एग्जांपल आसाम में हम सिर्फ यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला ही था कि हम लोग मानसून पे डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पे पूरे साल खेती नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेनली जो राइस क्रॉप है वही लगाते हैं, जुलाई से लेके जून से लेके जुलाई तक जो होता है हमारा यहाँ पे जो रबी क्रॉप है हम लोग वही लगा सकते हैं, उसके अलावा हम और खेती नहीं कर सकते। उसके वजह से क्या होता है, जो भी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं वो बहुत समय तक अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, उनका काम बस तभी आता है जब एग्रीकल्चर हम करते हैं या फिर सोइंग करते हैं या फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, तभी उनका ज़रूरत पड़ता है, तो इसीलिए वो क्या होता है, बहुत समय तक अनएम्प्लॉयड रहते, तो उसके लिए वजह से उनको अलग अलग जगह पे काम करना पड़ता है। तो वही हमें बताया गया है कि वो खेती के अलावा भी अलग अलग जगह पे काम करने जाना पड़ता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर से ही पूरे साल चलते रहो, क्योंकि वो बहुत समय तक आप अनएम्प्लॉयड रहते हो। और द मिनिमम वेज फॉर फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। ये मार्च 2019 का अपडेटेड डाटा बोला गया है आपको कि गवर्नमेंट ने फिक्स कितना किया था, ₹300 पर डे मिलना चाहिए जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी बोला गया है, जैसे कि हम लोग ये रेफरेंस तो पालमपुर ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फार्म लेबरर्स है पालमपुर में उनके पास हैवी कंपटीशन है,
सो हैवी कंपटीशन मतलब एग्जांपल, अगर आपके लेबर चाहिए, वहाँ पे लेबर्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, हर कोई काम करने को तैयार है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको लेंगे। तो जाहिर सी बात है आप उसी को लेंगे जो कम दाम में काम करके देगा। ये हाल है चाइना का, इसीलिए चाइना के प्रोडक्ट्स हमें बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हर कोई काम चाहिए हर किसी को। लेकिन काम में वही रहता है जिसको मतलब वहाँ पे आप अगर बोलेंगे मेरे को ये काम करवाना है, कितने पैसे लोगे, तो वहाँ पे 10 लोग बोलेंगे मुझे ये इतना देने से भी होगा। कोई बोलेगा, फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई बोलेगा मुझे 100 रुपये चाहिए, और कोई बोलेगा मुझे 20 रुपये देने से भी मैं वो काम कर दूंगा। तो आप कौन सा लेंगे? 20 रुपये वाला लेंगे। तो ये हाल है चाइना का, इसीलिए चाइना के प्रोडक्ट्स हमें बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और ये मत सोचिएगा कि चाइना के प्रोडक्ट जो सस्ते हैं, सस्ते ही मिलते हैं। चाइना के प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, वो तो आप अपने हिसाब से लेते हैं, खरीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना का सबसे प्रीमियम चीज़ अगर लेंगे तो वो क्वालिटी में अच्छा ही होगा, लेकिन हमारे माइंड में क्या सेट करके रखा है कि चाइना का प्रोडक्ट मतलब बेकार। बेकार होता है कौन से वाले? चीप वाले। आप ब्लूटूथ स्पीकर अगर ख़रीदने जाएंगे तो आपको 300 रुपये से ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाएगा, और 30,000 वाला भी मिलेगा। ये आप पे डिपेंड करता है। 300 वाला 300 हिसाब से काम करेगा, 300 वाला चाइना का ही होगा, क्योंकि चाइना ही सस्ता प्रोड्यूस कर सकता है उसे। अगर आप JBL, सोनी ये सब खरीदने जाएँ तो वो तो 1,000 रुपये से ऊपर ही मिलने वाला है आपको, उससे महंगा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी है। और वो चीप नहीं प्रोड्यूस हुआ है, वो अच्छे से प्रोड्यूस हुआ है, वो क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस हुआ है। चाइना में जो भी प्रोड्यूस होता है वो क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा है। और पालमपुर में भी सेम वही कंडीशन है कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे 200 रुपये दीजिए मैं काम कर दूंगा, कोई बोलेगा मुझे 100 रुपये दीजिए मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे इसीलिए सिचुएशन बहुत बुरी है। आप खुद ही सोचिए कि कोई अगर 100 रुपये के लिए भी काम करने को तैयार हो तो उसकी सिचुएशन, उसकी परिस्थिति कितनी बुरी हो सकती है। तो इट्स ए हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। तो खैर वो अलग बात है, वो हम पॉलिटिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, सिविक्स में डिस्कस करेंगे। अभी इकोनॉमिक्स में हमें वो सब डिस्कस नहीं करना है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, यहाँ पे ये स्टोरी आप जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। डाला एक फीमेल जो वहाँ पे कैरेक्टर वहाँ पे दिखाया गया है, उनकी बात की जा रही है। कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर। ये कंप्लेनिंग की जा रही है क्योंकि कंडीशन बहुत बुरी है। आप खुद ही सोचिए, कंडीशन बुरी है तभी वो लोग एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर कंडीशन अच्छी होती तो वो लोग वहाँ पे काम नहीं करते। बोथ डाला एंड रामकली आर अमोंग द पुअरेस्ट पीपल इन विलेज, क्योंकि ये लोग दूसरे के ज़मीन में काम करते। तो एक्सप्लोटेशन तो इनका होता ही है, क्योंकि बार्गेनिंग चलता है। आप अगर मार्केट में गए होंगे आपकी मम्मी के साथ, तो सब्ज़ी वाले के साथ बार्गेनिंग चलता है। ये कोई गलत बात नहीं है, बार्गेनिंग करना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी के हक के पैसे आप ऐसा मत कीजिए कि किसी के हक के पैसे आप ले रहे हो। जैसे कि उसका हक का बनता है 50 रुपये, आप उसे अगर 10 रुपये दोगे तो ये गलत बात है। आप बार्गेनिंग कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक दूसरों के हक के पैसे लेना गलत है। चलिए अब लेट्स डिस्कस में हम देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पे। वाई आर फार्म लेबर्स लाइक दाला एंड रामकली पुअर? वो लोग गरीब क्यों हैं? क्या आप बता सकते हैं गरीब क्यों है वो? वो इसीलिए गरीब है क्योंकि उन लोग के पास पहले तो खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरा उनको कम दिहाड़ी पे यानी कि कम वेजेस पे दूसरों के ज़मीन पे काम करना पड़ता है। काम तो करना पड़ता है, ऊपर से उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है कि तुमने इतना काम किया, तुम्हें इतना ही पैसा मिलेगा। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वो कभी अमीर हो ही नहीं पा रहे हैं। वो एक दलदल में जैसे फंस जाते हैं लोग, वो वैसे फंसे हुए हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे वैसे, इसीलिए वो पुअरेस्ट है। और यहाँ पे हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? गोसाईपुर एंड माजुली आर 2 विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। आउट ऑफ टोटल 850 household in the 2 villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana, in Delhi, Mumbai, Surat और नागपुर। Such migration is common in most villages। यहाँ पे माइग्रेशन के बारे में बताया गया है। माइग्रेशन क्या है? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, क्या ढूंढ के? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर अच्छा सुविधा ढूंढ के जाते हैं। जैसे कि कोई लोग आपका गांव छोड़ के शहर में जाते, क्यों जाते हैं? अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ कर जाते हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ गांव में ही मिलेगा तो वो गांव छोड़ के नहीं जाएंगे।
आपने देखा होगा बहुत लोग कंट्री छोड़ के भी जाते हैं, इंडिया से दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, क्यों? अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। क्योंकि यहाँ पे उतना अपॉर्चुनिटीज़ मिलता नहीं है, इतना सुविधा नहीं है जितना बाहर है, तो इसलिए वो माइग्रेट करते हैं। और गांव में ये अक्सर देखा जाता है कि गांव के लोग शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं, यानी कि चले जाते हैं अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ये हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे, आपका एक चैप्टर भी है, उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इससे। और आज के लिए बस इतना ही। हम ये बाकी का टॉपिक अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में डिस्कस करेंगे तो ये बहुत बोरिंग हो जाएगा, तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, इसलिए हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट में अपने डाउट्स अगर हैं तो बिल्कुल बेझिझक बोलिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। Keep watching our channel A1 Classes.